हेलो एवरीवन, स्वागत है एसबीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रडार रेंज इक्वेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम रडार रेंज इक्वेशन की सहायता से किसी भी टारगेट की दूरी को पता कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो रडार होता है उसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन तथा डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे रडार सिस्टम के प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से टारगेट तथा रडार सिस्टम के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं रडार रेंज समीकरण के बारे में कि रडार रेंज इक्वेशन क्या है। रडार द्वारा टारगेट की दूरी तथा दिशा का पता लगाया जा सकता है, पर रडार की एक निश्चित रेंज होती है तथा यदि टारगेट रडार की रेंज से बाहर होगा तो रडार उसकी सूचना नहीं दे पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रडार होता है उसके द्वारा किसी भी टारगेट की दूरी तथा दिशा का पता लगाया जा सकता है, लेकिन जो रडार होता है उसकी भी एक निश्चित रेंज होती है। वह उसी रेंज में ही किसी भी टारगेट की दूरी तथा दिशा का पता लगा सकता है। और दोस्तों, यदि जो टारगेट है वह रडार रेंज से बाहर होगा तो जो रडार होगा वह उसकी सूचना नहीं दे पाएगा। इसीलिए जो टारगेट होता है वह रडार रेंज में ही होना चाहिए, तभी हमें टारगेट की दूरी तथा दिशा का पता लग पाएगा। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, रडार रेंज समीकरण को निकालते समय निम्न एजम्पशंस ली जाती हैं। दोस्तों, रडार रेंज इक्वेशन को निकालते समय कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि एंटीना व टारगेट के मध्य कोई बड़ा अवरोधक नहीं है। दोस्तों, जो रडार रेंज इक्वेशन होता है उसको निकालते समय हमें यह देखना होता है कि एंटीना व टारगेट के मध्य कोई बड़ा अवरोधक तो नहीं है, ऊर्जा किसी अल्टरनेट पथ से ट्रांसमिट नहीं हो रही है, और हमें यह भी देखना होता है कि जो ऊर्जा है वह किसी अल्टरनेट पथ से तो ट्रांसमिट नहीं हो रही है, ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसपेरेंट है तथा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है। और दोस्तों, रडार रेंज इक्वेशन को निकालते समय हमें यह भी देखना होता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होता है वह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तथा एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता हो, मीडियम होमोजीनियस है। और दोस्तों, हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि जो मीडियम होता है वह होमोजीनियस होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं रडार रेंज की बेसिक इक्वेशन के बारे में, जो कि होती है R=C∆T/2। दोस्तों, यह रडार रेंज की बेसिक इक्वेशन हमें कैसे प्राप्त होती है, जब हमने रडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल टारगेट की तरफ भेजा और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तो ये क्या करेगा, एक बार जाएगा और एक बार आएगा। इसका मतलब यह है कि रेंज को दो बार ट्रेवल करेगा, मतलब रेंज का दुगना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो दोस्तों, इसका जो फार्मूला होगा वह 2R=C∆T हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस स्पीड गुणे टाइम। तो दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, 2R=C∆T। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल करती हैं, इसीलिए यहाँ पर C हो जाएगा, और जो ΔT है वह टोटल टाइम है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम रडार की बेसिक रेंज इक्वेशन ज्ञात करते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं रडार रेंज इक्वेशन के बारे में कि रडार रेंज इक्वेशन क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि जो रडार रेंज इक्वेशन होती है उसको निकालते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम मान लें कि जो ट्रांसमिटेड पल्सेस पावर का मान PT है तथा एंटीना को आइसोट्रोपिक मान लें, तो जो पावर डेंसिटी का मान होगा वह होगा PD=PT/4πr²। दोस्तों, यहाँ पर जो 4πr² है वह उस इमेजिनरी स्फीयर का सरफेस एरिया है जो कि ट्रांसमीटर को सेंटर मानते हुए उससे R दूरी पर है। और दोस्तों, रडार रेंज के जो एंटीना होते हैं वह आइसोट्रोपिक ना होकर डायरेक्शनल होते हैं। अतः हम यहाँ एक विशेष डायरेक्शन की बात करेंगे जिस डायरेक्शन में एंटीना माइक्रोवेव को ट्रांसमिट कर रहा है। और दोस्तों, यदि इस दिशा में एंटीना की जो मैक्सिमम पावर गेन है वह AP है, तो डिस्टेंस R पर जो पावर डेंसिटी का मान होगा वह होगा PD=PT/4πr²। दोस्तों, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसी में AP का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो टारगेट होता है उसका भी कुछ एरिया होता है। तो दोस्तों, जो टारगेट का एरिया होता है उसको मान लेते हैं कि वह सिग्मा है। तो दोस्तों, जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी उसमें ही सिग्मा का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सिग्मा के मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वह होगी PT × AP × सिग्मा/4πr²।
और इसमें क्या होगा, टारगेट पर इनपिंग करने वाली पावर को टारगेट एक ओमनी डायरेक्शनल सोर्स की तरह सभी ओर रिफ्लेक्ट करेगा। अतः दोस्तों इसी कारण जो रिसीविंग एंटीना पर पावर डेंसिटी होगी वह होगी पी डी इज इक्वल टू ए पी पी टी सिग्मा अपान 4πr² का होल स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर जो 4πr² का होल स्क्वायर हो गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1/4πr² का मल्टीप्लाई किया गया है। और इसमें क्या होगा, जो रिसीविंग एंटीना होगा वह इस पावर का कुछ हिस्सा इंटरसेप्ट करेगा, जो कि रिसीविंग एंटीना के कैप्चर एरिया A0 पर डिपेंड करेगा। तो इससे जो रिसीविंग एंटीना की पावर होगी वह होगी APPT सिग्मा A0 अपान 4πr² का होल स्क्वायर। चूँकि दोस्तों रडार में सेम एंटीना को ट्रांसमिशन व रिसेप्शन है तो यूज किया जाता है, अतः मैक्सिमम पावर गेन जो होगा वह होगा AP इज इक्वल टू 4πA0 अपान λ²। दोस्तों अब हम इस AP के मान को इक्वेशन 5 में रखते हैं, तो जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी A0² सिग्मा PT अपान 4π λ²r⁴। तो दोस्तों इसी इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि एंटीना द्वारा कितनी पावर रिसीव की जा सकेगी। और दोस्तों इसमें रडार की मैक्सिमम रेंज Rmax वह होगी जब यह पावर रडार की मिनिमम रिसीवेबल पावर P मिनिमम के इक्वल होगी। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि टारगेट यदि मैक्सिमम रिसीवेबल रेंज Rmax से ज़्यादा दूरी पर होगा तो उसके द्वारा रेडिएट की गई पावर को एंटीना प्राप्त करेगा। एंटीना की मैक्सिमम रिसीवेबल पावर P मिनिमम से कम होगी। अतः दोस्तों रडार की मैक्सिमम रेंज ज्ञात करने हो तो समीकरण में R इज इक्वल टू Rmax तथा P रिसीविंग एंटीना इज इक्वल टू P मिनिमम रख देते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जब हम R इज इक्वल टू Rmax और P रिसीविंग एंटीना इज इक्वल टू P मिनिमम रखते हैं तब क्या होता है। अतः दोस्तों आप इस समीकरण से देख सकते हैं कि P रिसीविंग एंटीना की जगह P मिनिमम तथा R की जगह Rmax रखा गया है। तो दोस्तों अब हमें Rmax ज्ञात करने के लिए R की पावर 4 मैक्स को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और P मिनिमम को इसके अपान में रखेंगे। जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि R की पावर 4 मैक्स को इस साइड मल्टीप्लाई कराया गया है और P मिनिमम को इसके अपान में रखा गया है। तो दोस्तों जो रडार की मैक्सिमम रेंज की इक्वेशन होती है वह होती है Rmax इज इक्वल टू A0² सिग्मा PT अपान 4π λ² P मिनिमम की होल पावर 1/4। तो दोस्तों यही होता है रडार की मैक्सिमम रेंज इक्वेशन का फार्मूला। तो दोस्तों यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस फार्मूले को याद रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ रडार इक्वेशन के बारे में कि रडार इक्वेशन के क्या एप्लीकेशन है। असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द रडार। दोस्तों जो रडार इक्वेशन होती है उसका यूज रडार की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए करते हैं। डिज़ाइन ऑफ न्यू रडार सिस्टम, और नए रडार सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए भी रडार इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।